ई। और क्यू क्या है? चार्ज होता है करंट इंटू टाइम। अक्सर करंट एम्पियर्स में नाप लेते हैं लोग, चार्ज वार्ज की वैल्यू नहीं आती, टाइम दे देते हैं। तो डब्ल्यू आ जाएगा m अपॉन एन एफ, क्यू की बजाय आई टी बाय एन एफ। वाओ, डब्ल्यू इज एम आई टी बाय एन एफ। जी हाँ, ये हो गया आपका फॉर्मूला, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम आई टी बाय एन एफ। ये फैराडेज फर्स्ट लॉ है। जी हाँ, ये फैराडेज फर्स्ट लॉ से आया है। क्वेश्चन करेंगे हम, बिल्कुल करेंगे। आज पहला क्वेश्चन देखें, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन इलेक्ट्रोड डिपोजिशन ऑफ 63.5 grams of copper from a solution of copper sulfate। बहुत ही आसान है। कॉपर सल्फेट में कॉपर आयंस हैं और उससे कॉपर बना रहा है कोई, 63.5 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल्स n कितने हैं? वेल या वैसे तो डब्ल्यू है, दे रखा है, तो एन डब्ल्यू इज एम आई टी बाय एन एफ। और अगर आप इस तरीके से, यहां पे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं। अच्छा, तो एम आई टी बाय एन एफ तो फॉर्मूला था, पर अगर आप याद करें तो आई टी क्या था? m इंटू आई टी है, क्या था? चार्ज q, और f है चार्ज पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे। तो m अपॉन n, q बाय f। q है चार्ज और ये है चार्ज पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये क्या है? एक ये एक्चुअली हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो q बाय f इज नथिंग बट नंबर ऑफ moles of electrons passed, और वो बराबर है W इंटू एन बाई एम। 63.5 ग्राम्स इंटू एन है 2 अपॉन मोलर मास कितना है? 63.5 ग्राम्स पर मोल। ग्राम ग्राम कट गए, ये कट गया, ये आ जाएगा 2 मोल्स। अच्छा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं, या 2 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। किसी की श्रद्धा हो तो कर दे ऐसे, ये आ गया। एक और, बिल्कुल तो क्वेश्चन है वही करने, आइए करते हैं। A current of 0.5 amperes when passed through a silver nitrate solution for 193 seconds deposited, लिखते जाते हैं। करंट I कितना है? 0.5 एम्पियर्स। टाइम कितना है? 193 सेकेंड्स मात्र। और मास W कितना है? 0.108 ग्राम्स। और चांदी है, चांदी के लिए मोलर मास होता है 108। फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। ओके, इक्विवेलेंट वेट क्या है? W is MIT by NF, which is EIT by F, जो कि M by N होता है इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट E। तो E कितना हो जाएगा? WFI by IT, सब पता है। W है 0.108 ग्राम्स, F है 96500 कूलम पर मोल, I करंट है 0.5 एम्पियर्स कूलम पर सेकेंड, और टाइम टी है 193 सेकेंड। नहीं, क्षमा चाहते हैं, एक इसमें लिखने में मूर्खता कर गए। आई एफ नहीं, वो आई टी है। ठीक है, सेकेंड सेकेंड काट दो जी। और क्या है? कूलम, कूलम काट दो, क्या आ जाएगा? आओ देखें, है ना। वेल 0.108, जिसमें से 3 जीरो काटें तो ये हो जाएगा 96.108 इंटू 96.5 अपॉन 193 इंटू 0.5, 2 सा क्या आ जाएगा? 108 ग्राम्स पर मोल। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर कितना है? 108 ग्राम्स पर मोल। मोलर मास भी 108 होता है सिल्वर का। एन फैक्टर देखेंगे तो सिल्वर का आ जाएगा 1। वेल डन। वैसे तो हमें आइडिया था, +1 चार्ज होता है, 0 में जा रहा है तो सिल्वर का इनफैक्टर 1 ही होगा, और नॉनदलेस क्वेश्चन से निकालने को बोला था, सो निकाल दिया ऐसे। डन। अब खुद करो ये वाला, 2 मैंने करके दिखाएं, तीसरा आपको करना है। हाँ हाँ, हम तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये भी कीजिए।
total charge required for oxidation of 2 moles of Mn3O4 to MnO4 2 minus, ये है MnO4 2 minus in presence of alkaline medium. Mn3O4 है, उसका ऑक्सीडेशन करा के MnO4 2 माइनस बनाना है. ठीक है, बैलेंस कर लें पहले. बेसिक मीडियम है, 3 मैंगनीज माइनस 6 चार्ज, तो 6 टाइम्स OH माइनस यहां जोड़ लेते हैं. हाइड्रोजन कितनी है, यहां पर हाइड्रोजन है 6, तो 3 पानी बना देते हैं. चार्ज यहां 6 और 6, नहीं सॉरी, 6 OH माइनस जोड़ना ठीक नहीं. अपन 3 मैंगनीज मैच हुए, फाइन. इलेक्ट्रॉन्स भी जोड़ने पड़ेंगे अपने को. इलेक्ट्रॉन्स कैसे, 4 ऑक्साइड हैं, तो प्लस 3 मैंगनीज है प्लस 8, और यहां 1 मैंगनीज है प्लस 6 इंटू 3 प्लस 18. 8 से 18 हो गया, तो इसने 10 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया. ऑक्सीडेशन वाला मस्त वाला 10 इलेक्ट्रॉन्स छोड़कर हुआ है, बाप रे. तो 16 OH माइनस बैलेंस करिए, और 8 पानी. सही गया क्या? ऑक्सीजन से चेक होगा. ऑक्सीजन है यहाँ पे 16 प्लस 4 20, और यहाँ पर है 12 प्लस 8 20. बिल्कुल सही है, टनाटन बैलेंस्ड है. चेकिंग हटा देते हैं, ये आ गई बैलेंस्ड हाफ रिएक्शन. 2 मोल्स है Mn3O4 की. 2 मोल्स है, मतलब 1 मोल छोड़ता है 10 इलेक्ट्रॉन, 10 मोल इलेक्ट्रॉन, तो इंटू 2 कर देंगे, तो 20 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 20 इंटू 96500 कूलम्स ऑफ चार्ज. बोले 1 2 3 4, बल्कि ऐसे ही कर लेते हैं इसे. 1 2 3 4 5, क्या कर रहा है, 10⁵ कूलम्स. ये 0.96.5 इंटू 2, 96.5 या 0.965, 9.65 इंटू 2 ये हो गया 19.93 इंटू 10⁶ कूलम. ओ माय गॉड. तो चार्ज हो जाएगा कितना, इतने, मतलब 19.3 लाख कूलम्स या 1.93 मिलियन कूलम्स. इतना मस्त चार्ज चाहिएगा अगर आप ऑक्सीडेशन करा रहे. इतना खींचना पड़ेगा, इतना हटाना पड़ेगा चार्ज. अगर आप 2 मोल Mn3O4 को ऑक्सीडाइज करके मैंगनेट आयंस बना रहे हैं, तो 1.93 इंटू 10⁶ कूलम्स चार्ज आपको इसमें से विथड्रॉ करना पड़ेगा. ऐसा क्या है ये, कि डायरेक्ट इक्वेशन लिख के कर लिया तो सीधा कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए. अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन फैराडे ने तो एक लॉ और दिया था, वो तो और भी आसान है. हम इनडायरेक्टली उसको डिराइव भी कर चुके हैं. कैसे, फॉर्मूला मत भूलना, W is MIT by NF, और चूंकि M by N होता है E, तो दिस इज EIT by F. ठीक है. और फैराडे महाराज ने कहा, ध्यान से सुनो, गौर से सुनिए मेरी बात. फैराडे महाराज ने कहा कि अगर वही करंट 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड्स से गुजरे, या 2 से ज्यादा अलग अलग इलेक्ट्रोड से गुजरे, इफ इक्वल क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास थ्रू 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स. अब वो एक ही सेल में हो, वो 2-3 अलग अलग सेल्स में हो, जिनको सीरीज में जोड़ा है आपने, तो चार्ज तो सेम पास होना पड़ेगा, कैसे भी क्या हो. If the same quantity of charges pass through more than 1 electrodes, then the mass या the weight या the quantities of substances liberated or dissolved at each electrode, the quantities of substances liberated or dissolved at each electrode are in proportion of their equivalent masses. W1 by W2, फैराडे महाराज ने कहा W1 by W2 is Z1 by Z2. उन्होंने तो कहा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के प्रोपोर्शन में मासेस लिबरेट होंगे. और हम ये जानते हैं कि ऊपर नीचे F से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये E1 by E2 आ जाएगा. तो अक्सर आजकल जो लोग कहते हैं द क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंसेस लिबरेटेड और डिसॉल्व्ड एट एवरी इलेक्ट्रोड are in proportion of their equivalent mass, या are in the ratio of their equivalent masses. W1 by W2 is Z1 by Z2, which is E1 by E2. सेम चार्ज कैसे पास होगा, सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए, हो जाएगा.
डिवाइड कर दीजिए, आप देख सकते हैं बहुत ही मजेदार है। सेम चार्ज है, Q1 Q2 कट जाएंगे और W1 बाई W2 हो जाएगा Z1 अपॉन Z2, और यही जैसा कि हमने कहा था ये हो जाएगा E1 अपॉन E2 के। ओके, ये क्या है? दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, ऐसा है। देखिए, आपके पास करंट पास किया जा रहा है, सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास करना है। वैसे तो अलग अलग डिवाइसेस में नाप कर भी आप सेम पास कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान होता है सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए, तब तो गारंटी है कि चार्ज पास्ट सेम ही होगा, वो अलग हो ही नहीं सकता। ठीक है, बढ़िया। अब यहां पर एक छोटी सी बात तो, फैराडे महाराज ने मान लिया था कि एक इलेक्ट्रोड पर सिर्फ एक रिएक्शन होता है। अच्छा, शुरुआत की बात देखें, बाद में लोगों ने देखा कि ये तो धोखा है। एक ही इलेक्ट्रोड पर कभी कभी कुछ करंट एक दिशा में और कुछ करंट दूसरे रिएक्शन में खर्च हो जाता है। ऐसा भी होता है? हाँ, हो जाता है। तो तब कंसेप्ट लगाया गया करंट एफिशिएंसी का, और इस बात को आप ध्यान से सुने। क्या करंट एफिशिएंसी क्या होती है? हमारे मनचाहे रिएक्शन में जितना चार्ज यूज हुआ डिवाइडेड बाय उस इलेक्ट्रोड पर जितना चार्ज यूज हुआ इनटू 100, जितना वास्तव में हुआ है डिवाइडेड बाय जितना हो सकता था इनटू 100, ये है करंट एफिशिएंसी। कभी कभी लोग कहते हैं एनोडिक करंट एफिशिएंसी, कैथोडिक करंट एफिशिएंसी। ये क्या है? आपका रिएक्शन कैथोड पे एनोड पे स्टाइल मारने के लिए उसी को एनोडिक या कैथोडिक करंट एफिशिएंसी ऐसा करके बोल दिया जाता है। बस, क्या क्या एग्जाम्पल देखते हैं, बात समझ में आ जाएगी आपको। एक प्राचीन क्वेश्चन जेई 2008 का क्या बोला है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस NaCl सॉल्यूशन वाज कैरिड आउट बाय पासिंग 10 मिली एम्पियर्स ऑफ करंट। अच्छा, ठीक है। तो करंट है 10 मिली एम्पियर्स, बहुत ही चिल्लर करंट है। द टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट 0.01 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। हाइड्रोजन लिबरेट करा रहे हो कैथोड पर। अच्छा, कैसे होगी ना? नमक में सोडियम का तो रिडक्शन होगा नहीं, पानी का रिडक्शन होगा, और इससे लिबरेट होगी हाइड्रोजन और बन जाएंगे OH माइनस आयंस बनेंगे। तो सही, अगर ऐसा है तो 0.01 मोल हाइड्रोजन लिबरेट होनी है। हाँ जी, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिएंगे? आप देख सकते हैं, एक का दो, तो 0.01 का 0.02 मोल्स, 0.02 मोल्स चाहिएंगे इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, नो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज IT by F। ऐसा है बिल्कुल। आप देखें तो करंट कितना है, तो ये 0.02 मोल्स चाहिए। करंट I कितना है? 10 मिली एम्पियर इंटू टी, टाइम कितना है चाहिए, अपॉन 96500, therefore T becomes 96500 into 0.02 अपॉन 10⁻²। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। कितना हो गया? ये है 96500 into 2 seconds। तो ये 1 2 3 4 into 10⁻⁴, which is 19.3 into 10⁻⁴, 19.3 into 10 की पावर 4 सेकेंड्स, ये आ जाएगा। डन 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 डन। एक जेब का क्वेश्चन, जेब में, बिल्कुल जेब में। आगे चलते हैं, ये तो जेई का नहीं है, इट डजंट मैटर, क्वेश्चन तो है ना, करो। 4 moles of electrons were transferred from anode to cathode in an experiment on electrolysis of water. Oh my god. Total volume of two gases produced will be approximately पानी के इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? H2O देता है H2 प्लस O2, यही तो होता है। और उसमें N कितना है? 4। देखिए, हर हाइड्रोजन पर, हर H एटम में एक इलेक्ट्रॉन, तो 2H2 में 4 H एटम्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रांसफर हुए तो 2 मोल बनेंगे हाइड्रोजन के, 1 मोल बनेगा ऑक्सीजन का, टोटल 3 मोल गैसेस होंगी। 22.4 लीटर्स 1 मोल का, 3 मोल का कितना हो जाएगा? आ जाएगा 67.2 लीटर्स।
Oh wow, that's it. That's it. The correct answer is C. I hope you can see. Oh, we can see. Well, good. अपने आप नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन, आपकी गाड़ी धीमी चल रही है, आपको स्पीड अप करना है। अरे सर आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर देते हैं, हम क्या करें? स्पीड बढ़ाइए। अगर मैं धीमा हो जाऊंगा तो आप और धीमे हो जाएंगे, मैं और धीमा होऊंगा, आप और धीमे होंगे, फिर मैं और धीमा होऊंगा, आप रुक जाएंगे, मैं भी रुक जाऊंगा, आप बैठ जाएंगे, मैं भी बैठ गया, आप पसर जाएंगे। तो आपको अगर विकास करना है तो आप मेरी स्पीड को अपने स्तर तक नीचे मत घसीटिए, अपनी स्पीड कोशिश करिए बढ़ाइए, एफर्ट्स डालेंगे, स्पीड बढ़ जाती है, ऑफ कोर्स बढ़ जाती है, कोशिश तो कीजिए। आइए देखिए अगला क्वेश्चन। Salts of A and B atomic mass, or CBA, or Baba, were electrolyzed using same amount of charge. Now this looks like the second law of Faraday. It was found that itne grams of A, itne grams of B, and itne grams of C were deposited. The valencies of A, B, and C respectively are. ये कैसे करेंगे? Well, W is MIT by NF. ये N वैलेंस या इक्वलेंस फैक्टर जो भी है, तो N इज MIT बाय WF। ठीक है, सेम चार्ज तो IT सेम है, F तो सबका सेम ही है, तो N1 इज टू N2 इज टू N3 हो जाएगा M1 अपॉन W1 इज टू M2 अपॉन W2 इज टू M3 अपॉन W3। अच्छा, हाँ, कितना होगा अब देखते हैं। मोलर मास 15, 27 और 48, और मासेस कितने हैं? मासेस हैं 4.5 ग्राम, 2.7 और 9.6। यह आ जाएगा 1531 अपॉन 0.3 इज टू 10 इज टू 48 2 सा 96 1 अपॉन 0.2। अच्छा, तो ये कैसा हो जाएगा? तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। द वैलेंसीज ऑफ A, B एंड C आर, ऐसा पूछा है। वेल, M1 बाय W एक बार चेक कर लें, 15 बाय 4.5, B एंड C 27 बाय 2.7 और C है 48 बाय 9.6। ठीक है, तो 48 2 सा 96 1 अपॉन 0.2, ठीक ही लग रहा है। तो ये आ गया, ये आ गया 10 बाय 3 इज टू 10, 1 बाय 3 इज टू 1 इज टू 1 बाय 2, या 2 इज टू 6 इज टू 3। ये रेशियो है, जी हाँ, ये रेशियो है ए बी और सी की वैलेंसीज का। वैलेंसी 8 से ज्यादा हो नहीं सकती और इंटीजर ही होगी, तो इसलिए वैलेंसी ऑफ ए हो जाएगी 2, वैलेंसी ऑफ बी हो जाएगी 6 और वैलेंसी ऑफ सी हो जाएगी 3। ये वैलेंसीज हैं एक्चुअल ए और बी और सी की। अरे आपने तो रेशियो निकाला था, ये रेशियो है पर वैलेंसी इंटीजर होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन टेकन शेयर्ड होती है, वो इंटीजर है, तो इंटीजर ही होनी थी। हाँ जी, और उस इंटीजर में भी किसी भी सब्सटेंस की वैलेंसी 8 से ज्यादा तो वैसे भी नहीं हो सकती, तो अगर या तो 263 होगी, अच्छा, और या फिर 4 12 और 6 न चले, तो बस इतना ही हो सकता है। क्या 2 6 और 3 है एक्चुअल वैलेंसीज ए बी और सी की। डन, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इसी बात पे एक और हो जाए, डेफिनेटली। In the electrolysis of aqueous NaCl, 4 moles of hydrogen are evolved along with 0.5 moles of O2. Find the mass of chlorine liberated. Now, this is a good question. It's not as simple as it looks. सबसे पहले रिएक्शन लिखिए, एनोड पर क्या हो रहा है और कैथोड पर क्या हो रहा है। 4 moles of hydrogen, ये कैथोड पे निकलेगी। कैसे? पानी में निकल रही है हाइड्रोजन और OH माइनस बन रहे हैं। अच्छा, ठीक है, इस तरह से। देन एनोड पे क्या है? ये O2 कहां से निकलेगी? O2 तो ऑक्सीडेशन पे निकलेगी। पानी का ऑक्सीडेशन करा दो, अच्छा,
और क्लोरीन का निकलेगी, NaCl -1 से 0 जा रही है, वो भी एनोड पर निकलेगी। ओ माय गॉड, तो एनोड पर तो दो रिएक्शन हो रहे हैं। जी हाँ, पानी की ऑक्सीडेशन से O2 भी बन रही है और क्लोराइड की ऑक्सीडेशन से क्लोरीन भी बन रही है। तो टोटल चार्ज रिमूव्ड फ्रॉम एनोड, इलेक्ट्रोलिसिस है तो एनोड से आप इलेक्ट्रॉन छीनेंगे तभी उसका ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड का इलेक्ट्रॉन खिलाएंगे तभी उसका रिडक्शन होगा। दिस इज इक्वल टू टोटल चार्ज गिवन टू कैथोड। ठीक है, 4 मोल्स हाइड्रोजन के हैं। अब आप देखिए गौर से, कंसेप्ट लिख गया है, और आप देखिए 4 मोल्स हाइड्रोजन के हैं, तो उसके साथ कितने, एक के साथ 2 होता है तो 4 के साथ 8 मोल होंगे किसके, इलेक्ट्रॉन्स के। तो इलेक्ट्रॉन्स के 8 मोल्स है, 8 अष्ट मोल्स है इलेक्ट्रॉन्स के। तो टोटल चार्ज गिवन टू कैथोड इज 8 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो रिमूव फ्रॉम एनोड भी होगा 8 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पर एनोड पर तो दो जगह से रिमूव हो रहे हैं, पानी की ऑक्सीडेशन से भी रिमूव हो रहे हैं और क्लोराइड के ऑक्सीडेशन से भी रिमूव हो रहे हैं। तो दिस इज चार्ज रिमूव्ड फ्रॉम पानी प्लस चार्ज रिमूव फ्रॉम क्लोराइड आयन। पानी की ऑक्सीडेशन से जो O2 निकलेगी और उसके साथ इलेक्ट्रॉन आए, क्लोराइड से इलेक्ट्रॉन आए, टोटल जोड़ो तो ये भी 8 मोल्स हैं। ठीक है, और O2 के 0.5 मोल्स हैं। प्लीज नोट 0.5 मोल O2 लिबरेट हो रही है, इलेक्ट्रॉन कितने, 0.5 इंटू 2 यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम O2 प्लस X मोल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम Cl minus is 8. Therefore, moles of electrons from Cl minus is 8 minus 1 and is 7. अच्छा, तो 7 मोल इलेक्ट्रॉन, एक यहां खप गया तो 7 मोल बचे यहां। और जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आप देखिए, 2 का 1 तो 7 का 7/2 मोल्स। तो क्लोरीन के होंगे 7/2 मोल्स, तो 7/2 इंटू मोलर मास ऑफ क्लोरीन। मोलर मास ऑफ क्लोरीन कितना है, वो है 35.5 इंटू 2। इतने ग्राम्स हो जाएंगे क्लोरीन के। 5 7 5 35 38 21 24, तो दिया जाएगा 248.5 ग्राम्स। ओ माय गॉड, ये क्या है, मास ऑफ क्लोरीन लिबरेटेड इज 248.5 ग्राम्स। लगभग 250 ग्राम क्लोरीन लिबरेट हो रही है अगर 4 मोल हाइड्रोजन और आधा मोल ऑक्सीजन लिबरेट हो रहे हैं। शानदार क्वेश्चन है ये। क्यों, मेन काम ये रियलाइज करना है क्या कि भाई क्लोराइड आयन की ऑक्सीडेशन से क्लोरीन निकल रही है और उसके साथ इलेक्ट्रॉन है, पानी की ऑक्सीडेशन से O2 निकल रही है, उसके साथ भी इलेक्ट्रॉन है। दो रिएक्शन है एनोड पर, कैथोड पर सिर्फ एक रिएक्शन है। कंफ्यूजन पर बच्चों को होता है तो यहां से शुरू होता है, और ये पॉइंट अगर आपने पढ़ते ही कैप्चर कर लिया, कैलकुलेशन इज अ केक वॉक, मुश्किल नहीं है कैलकुलेशन, राइट। डीपली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, देखने लायक है। ठीक है जी, ये तो पता चल गया। अब ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है। इलेक्ट्रोलाइट कभी कभी मोल्टन फॉर्म में होता है, कभी एक्वस सॉल्यूशन में होता है। अच्छा, और अगर मोल्टन में है मतलब उसमें कोई अलग से सॉल्वेंट नहीं है, तब तो बड़ा आसान होता है, आपको बस ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेक करने होते हैं। जो मेटल कैटायन था उससे मेटल लिबरेट हो जाता है, और सोडियम कैटायन से सोडियम लिबरेट होना बहुत ही मुश्किल है, पर और कोई चारा नहीं है तो यही घोटाला है, तो यही होगा। एनोड में ऑक्सीडेशन सबसे डिफिकल्ट रिएक्शन में से एक दिखाया है। फ्लोराइड आयन की ऑक्सीडेशन से फ्लोरीन बहुत ही मुश्किल काम है, वो भी कर डालेंगे हम। कैसे, अगर इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं तो कैथोड पे सोडियम और एनोड पर फ्लोरीन लिबरेट कर देंगे। अगर मोल्टन सोडियम फ्लोराइड की कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस, कुछ भी संभव है इलेक्ट्रोलिसिस से, कितना भी शक्तिशाली, कितना भी ताकतवर रिएक्शन कराना हो आप निश्चित करा सकते हैं। ऐसा है, जी हाँ ऐसा है, अच्छी बात है। और एक्वा सॉल्यूशन, एक बार मोल्टन फॉर्म के एक दो एग्जांपल्स और मुझे बताओ। अगर मान लो अगर मेरे पास है लिथियम हाइड्राइड, इसको मेल्ट किया है और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, या मेरे पास है
मान लो पहले LiH से शुरू करते हैं, क्या लगता है तुम्हें क्या होगा? वेल, कैथोड पर कैटायंस जाएंगे, रिडक्शन होगा और मिल जाएगा लिथियम। एनोड पर एनायंस जाएंगे, वहां होगा ऑक्सीडेशन, तो एनोड पर हाइड्रोजन लिबरेट होगी और कैथोड पर लिथियम आ जाएगा। ये होगा अगर मोल्टन लिथियम हाइड्राइड, मोल्टन लिथियम हाइड्राइड की इलेक्ट्रोलिसिस करी जाए तो। ये तो बहुत आसान है, मोल्टन में कोई झगड़ा नहीं होता। मया तो आता है अगर एक्वस है। एक्वस में क्या होगा आप देखिए, बड़ा तमाशा होता है। क्या होता है, अगर इलेक्ट्रोलाइट एक्वस सॉल्यूशन में है और आप उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो अब दो संभावनाएं पैदा हो जाती हैं। क्या? पहली बात, हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट में जो कैटायन या एनायन है उसका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो जाए। हाँ जी, हो सकता है। एक और संभावना का उदय होता है, हो सकता है पानी का ऑक्सीडेशन या पानी का रिडक्शन हो जाए। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल सही बोल रहा हूं। ठीक है, अगर एक से ज्यादा कैटायंस है तो किसका रिडक्शन होगा? जैसे जैसे एसआरपी वैल्यू बढ़ जाएगी, खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और ऐसी स्पीशीज बहुत खुशी खुशी रिड्यूस हो जाती हैं, वो कहीं से भी आ रही हो, वी डोंट केयर। अच्छा, एंड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन भी इसी टाइप का है। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा या जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, वो उतने ही खुशी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और आप पाएंगे एनोड पर वही रिएक्शन प्रेफरेबल होगा। तो अगर कंपटीशन, अगर एक से ज्यादा तरह के कैटायंस, एक से ज्यादा तरह के एनायंस हैं, तो एसआरपी या एसओपी वैल्यू के हिसाब से कैथोड या एनोड पर लिखेंगे। अच्छा, ऐसा है। हाँ, एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल देखो। मान लो मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम फ्लोराइड का, मोल्टन नहीं है, एक्वस सॉल्यूशन है। तो अब कैथोड पर दो संभावनाएं हैं। सोडियम आयन के रिडक्शन से सोडियम बन सकता था, हाँ ये तो पहले भी था। एक नई संभावना का उदय हुआ है कि पानी का रिडक्शन करा दे बेटा, तो वो सिर्फ -0.83 वोल्ट है, लेकिन उसमें सोडियम नहीं, उसमें उल्टे हाइड्रोजन लिबरेट होगी। तो सोडियम में -2.71 जो काफी नेगेटिव है, पानी खाली -0.83 या लेस नेगेटिव है, तो ज्यादा मजे से कौन लिबरेट होगी? बोलो बोलो, ज्यादा मजे से, ज्यादा मजे से हाइड्रोजन लिबरेट हो जाती है। ऐसा क्या? बिल्कुल। और सोडियम, सोडियम फोडियम इतना आराम से लिबरेट नहीं होता। आप देखो, -0.83 लेस नेगेटिव है, जितना पॉजिटिव हो उतना अच्छा, जितना लेस नेगेटिव हो उतना अच्छा है। आप पाएंगे कैथोड पर रिडक्शन है, एसआरपी वैल्यू जितनी नेगेटिव होगी, रिडक्शन उतना ही मुश्किल होगा। तो सोडियम आयंस का रिडक्शन मुश्किल है, पानी का रिडक्शन आसान है। आप पाएंगे एक्सक्लूसिवली कैथोड पर हाइड्रोजन लिबरेट होगी, आपको सोडियम नहीं मिलेगा। अच्छा, और एनोड पे क्या होगा? देखिए, बहुत ही मजेदार है। यह तो संभवता कि F- की ऑक्सीडेशन से फ्लोरीन मिल जाए, जो कि बहुत नेगेटिव है। दूसरी संभावना है पानी का ऑक्सीडेशन हो, O2 निकल जाए, H+ छूट जाए, इलेक्ट्रॉन तो नोच ही लेंगे हम। ये है -1.23, जबकि इसके दुगने से भी ज्यादा -2.87 वैल्यू थी F- से फ्लोरीन बनाने की। तो जब कोई चारा नहीं था तो फ्लोराइड का घोटाला चल रहा था। पर अब चारा भी है और घोटाला भी, आई मीन जो भी है ना, तो आप देखेंगे पानी का ऑक्सीडेशन कहीं ज्यादा सरल है। तो F- से F2 लिबरेट नहीं होगी, सिर्फ पानी का ऑक्सीडेशन होगा, और सिर्फ O2, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली प्यारी प्यारी खतरनाक वाली O2 लिबरेट होगी इस रिएक्शन में। डन, डन। अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोल्टन NaF में सोडियम और फ्लोरीन थे, जी हाँ, और एक्वस NaF में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिबरेट होंगे, बिल्कुल। अच्छा, टोटल टाइम पास, यस इट इज। और अगर नमक होता है NaCl, तब कैथोड पे तो वही है, सोडियम बहुत मुश्किल है, पानी सरल है। तो आप पाएंगे पानी के रिडक्शन से H2 लिबरेट होगी, सोडियम वोडियम तो बनने से रहा। ठीक है, एनोड पे क्या होगा? एनोड पे Cl- से मिलेगी क्लोरीन, एनोड पे Cl- से मिलेगी क्लोरीन। पानी के ऑक्सीडेशन से O2 मिलेगी? पानी से O2 नहीं मिलेगी। वैसे अगर आप देखें तो वैल्यूज काफी पास पास हैं। एक है -1.36 और दूसरी है -1.23, बहुत डिफरेंस नहीं है।
बिल्कुल ईमानदारी से आपको बताऊं तो सच तो ये है, दोनों ही लिबरेट होते हैं। क्लोराइड से क्लोरीन भी लिबरेट होती है और पानी के ऑक्सीडेशन से थोड़ी बहुत O2 भी लिबरेट होती है। अरे लेकिन यहां तो उल्टा है, ये तो ज्यादा नेगेटिव है, ये लेस नेगेटिव है, तो O2 तो ज्यादा ज्यादा निकलनी चाहिए थी। आपने तो एंड O2 बोल दिया, लिख दिया, और बोला कि कम कम निकलेगी O2 और ज्यादा ज्यादा निकलेगी क्लोराइड क्लोरीन। हाँ हाँ, देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ पानी इज मोर देन क्लोराइड आयन, तो क्लोराइड आयन से क्लोरीन क्यों लिबरेट हो रही है? वेल, अगर बिल्कुल ईमानदारी से कहें, एनसीईआरटी में थोड़ा सा अलग वर्णन है, ईमानदारी की मात्रा भी थोड़ी लिमिटेड ही है उसमें, तो सच तो ये है कि यहां पर दोनों ही लिबरेट होते हैं, Cl2 भी और O2 भी। और ये भी सच है, कौन सा, अब उसमें एनसीईआरटी जोड़ लें कि क्यों, अब क्लोराइड तो मुश्किल था, तो उससे क्लोरीन क्यों निकल रही है? एकदम कायदे में तो सिर्फ O2 निकलनी चाहिए थी ना। यहां पर एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट आता है, और वो कॉन्सेप्ट है ओवर पोटेंशियल का। ये क्या है? ये, इससे आज मैं क्लास को खत्म नहीं करना चाहता, बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा क्या जोर पड़ता है दिमाग पर। तो आप फ्रेश माइंड से अगली बार आएंगे तब मैं आपको ओवर पोटेंशियल जरूर पढ़ाऊंगा, वहां से शुरू करूंगा। आज सिर्फ ये मेंशन कर देता हूं कि एक ओवरव्यू क्विक हमने लिया, यहां पर इस कहानी को हम रोकेंगे, थोड़ा और समय होगा, उस अधिक समय के साथ ढंग से इसको करेंगे। राइट? तो अभी क्या करें हम? अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, ये बकाया में रख लेते हैं कि हाँ देख लेंगे ओवर पोटेंशियल को, पर फिलहाल आइए बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की। डाइल्यूट है कंसंट्रेटेड, अच्छा इसका फर्क पड़ता है? जी हाँ, Cl- से क्लोरीन बना रहे हो, हाँ जी, तो जैसे जैसे क्लोराइड आयन ज्यादा करोगे उसकी फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। रिशेटलियर प्रिंसिपल, या चाहो तो नॉन इक्वेशन से देख लो। अच्छा, रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फेवर होगा, प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन घटाएंगे तो भी रिएक्शन फेवर होगा। ई सेल इंक्रीजेस on increasing concentration of reactants, decreasing concentration of products. अच्छा, प्रोडक्ट हटाओ तो और फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्टेंट बढ़ाओ तो और फॉरवर्ड जाएगा, और सेल की वोल्टेज बढ़ जाएगी, जो भी हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो भी हो। ये तो आसान है, बहुत बढ़िया है। और अगर उल्टा हो जाए तो सेल की वोल्टेज कम हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करता है? अरे नर्स्ट इक्वेशन कराई थी यार, भूल गए? पूरी नर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन पर ही डिपेंडेंस दिखाया करती थी। ओह हाँ, बात तो सही है, एग्जैक्टली वही चीज यहां लागू हो रही है। देखिए, इवन पानी की एक्वस NaCl की भी अगर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो अगर आपके पास खूब सारा क्लोराइड आयन है, अथाह मात्रा में Cl- है, तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे बच्चों, वैसे वैसे आप देखेंगे शुरू में तो ज्यादा क्लोरीन निकलेगी और पानी से ऑक्सीजन ज्यादा नहीं निकलेगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस आगे बढ़ती जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl- कम होता जाएगा, वैसे वैसे क्लोराइड आयन की प्रोपोर्शन घटेगी और O2 की प्रोपोर्शन जो पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से प्राप्त हो रही थी बढ़ जाएगी। निकलते दोनों ही हैं, सच तो यही है। राइट? ठीक है, एक झलक देख लीजिए, ये क्या है? H+ के रिडक्शन से हाइड्रोजन निकले, वोल्टेज 0 वोल्ट है। पानी के रिडक्शन से निकले, यानी pH 7 पे, तो थोड़ा नेगेटिव है, -0.83, बट नंदलेस हमको पता है कि अगर हम आपको सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, फेवरेबल कौन है? ये रिएक्शन है, तो H+ का रिडक्शन होगा, क्योंकि है सॉल्यूशन में, हाइड्रोजन निकलेगी, खुशी हुई, निकल जाए। एनोड पर क्या होगा? एनोड पे बहुत मजा है, सल्फेट के ऑक्सीडेशन से परऑक्सी डाइसल्फेट बन सकता है, विच इज अ वेरी डिफिकल्ट रिएक्शन। अलबत्ता पानी की भी ऑक्सीडेशन से O2 लिबरेट हो सकती है, जो कि थोड़ा सा सुखद रिएक्शन है। अच्छा ऐसा है, जी हाँ, ये फर्क पड़ता है कंसंट्रेशन का। रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगी, रिएक्शन की होने की टेंडेंसी बढ़ेगी, प्रोडक्ट हटाएंगे तो भी फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी बढ़ेगी, रिएक्शन होने की टेंडेंसी बढ़ेगी और वोल्टेज बढ़ जाएगी। कॉन्सेंट्रेटेड क्या है? सिमिलरली है। अब इसमें आप देखिए, हाइड्रोजन तो निकलनी है, दोनों केस में निकल रही है, कोई बड़ी बात नहीं है।
हाँ, अगर डाइल्यूट था तो पानी की ऑक्सीडेशन से O2 निकल जाया करती थी। अब कॉन्सेंट्रेटेड है तो आपको सच तो है कि O2 अभी भी निकलेगी थोड़ी बहुत, बिकॉज दूसरा रिएक्शन काफी डिफिकल्ट है, पर अब इसमें एटलीस्ट नोटिसेबल मात्रा में H2O8 बनना जरूर शुरू हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि आप पहचान लें कि अच्छा देखो H2O8 बन रहा है। राइट राइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स की बात होगी अगली बार, जो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। और एक बकाया है यहां, किसका? ओवर पोटेंशियल का। ये दोनों बातें करते हैं अगली बार। आज की मुलाकात बच्चों बस इतनी ही। नमस्कार।